मैं फुर्सत अली फुर्सत क्लासेस की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। कक्षा 10 के अंतर्गत एक विषय है संस्कृत। इस संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम अभी आपको बताने नहीं आए हैं, बता नहीं पाए थे, और उसके साथ साथ संस्कृत विषय चालू भी नहीं किए थे, केवल हिंदी विषय भी तक पढ़ा रहे थे। तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जिन विद्यार्थियों के द्वारा यह प्रश्न किया गया बार बार कि सर संस्कृत भी पढ़ाइए, संस्कृत भी चलाइए, ऑनलाइन क्लास संस्कृत का भी चलाना है। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था, तो हमने सोचा सही बात है, संस्कृत विषय भी पढ़ाया जाए। तो इसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों के समक्ष संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, और इस पाठ्यक्रम को बताने के पश्चात कि क्या क्या पाठ पढ़ने हैं इस साल, क्योंकि कोरोना जैसी भयंकर महामारी त्रासदी के कारण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा यह बताया गया था कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को 30% विषय के अनुसार पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। इस कटौती को ध्यान में रखते हुए बहुत से ऐसे पाठ हैं जिनको नहीं पढ़ना है। तो कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं इसी पे हम चर्चा करेंगे। कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं इस पे चर्चा नहीं करें, केवल हम ये आपको बताने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि कौन से पाठ पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, इसके पश्चात ये सिलेबस आज तो हम बता दे रहे हैं, इसके पाठ्यक्रम के बताने के पश्चात जो है तुरंत जो है हम प्रतिदिन एक एक पाठ, आधे पाठ उसको जो है पढ़ा करके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वहां से आप सभी विद्यार्थी निश्चिंत होकर के पूरे पाठों को व्याकरण के साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। 70 नंबर का पाठ्यक्रम बहुत जल्दी ही मैं खत्म करूंगा और आप सभी विद्यार्थियों को सुविधा दूंगा कि आप यहाँ पर पढ़ करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा खत्म कर सकते हैं और परीक्षा में 100% नंबर ला सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूँ कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत के अंतर्गत आपका ये जो पाठ्यक्रम है कुल मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आपको बता दें, ध्यान दीजिएगा कि गद्य बोले तो संस्कृत गद्य भारती, फिर संस्कृत पद्य व्योसम, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी और संस्कृत व्याकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह संस्कृत का जो पूरा पाठ्यक्रम है 70 नंबर का आपको लिखित परीक्षा देनी है। उसके अंतर्गत ये 2 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया, बांटा गया है। जैसे साहित्य के रूप में पहला 35 नंबर का और दूसरा व्याकरण के रूप में 35 नंबर का प्रश्न पत्र। एक ही प्रश्न पत्र में दोनों प्रश्न रहेंगे, ठीक, खंड क और खंड ख। आइए सर्वप्रथम हम खंड क पे चर्चा करते हैं। संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ पढ़ने हैं। दूसरा पाठ ध्यान दीजिएगा नैतिक मूल्यांकन पढ़ना है। तीसरा पाठ विश्व कवि रविंद्र। चौथा पाठ अनिवार्य आदि शंकराचार्य। फिर संस्कृत भाषा या महत्व। छठा पाठ है मदन मोहन मालवीय और 7वां पाठ लोकमान्य तिलक। 8वां पाठ है ध्यान दीजिएगा गुरु नानक देव और 9वां पाठ दीनबंधु ज्योतिबा फुले। ये आपका संस्कृत गद्य भारती पाठ्यक्रम है, इसको यहाँ पे पढ़ना है। तत्पश्चात संस्कृत पद्य व्योसम की तरफ भी हम जल्दी से नजर डालते हैं, और यहाँ पे आपको केवल और केवल मात्र 4 पाठ ही पढ़ने हैं, जो कि पहला है लक्ष्य भेद परीक्षा, दूसरा सुक्ति सुधा, तीसरा विद्यार्थी चर्या और चौथा पाठ है गीता मंत्र। ये 4 पाठ आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने हैं, ध्यान दीजिएगा। तत्पश्चात हम कथा नाटक कौमुदी पे आते हैं। कथा नाटक कौमुदी यह तीसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो बताया जा रहा है महात्मनः संस्मरणानि, यह पाठ पढ़ने हैं। दूसरा पाठ है कारुणिको जिमूत वाहन। तीसरा है यौतुक पाप संचय और चौथा वयम भारतीय। इतने पाठ पढ़ने के पश्चात जो है आपका
खंड क जो है साहित्य लेवल का किताब था, ये खत्म हो गया। 35 नंबर यहाँ से ही परीक्षा में प्रश्न आएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा और जल्दी जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ध्यान से विद्यार्थियों समझिएगा, क्योंकि अक्सर करके हम जो है ना पढ़ तो लेते हैं, लिख तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं या बहुत से मानिए ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आज तक या अभी तक कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पाठ्यक्रम पता नहीं है कि संस्कृत विषय का क्या पाठ्यक्रम है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। अगर हम संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम समझ जाए तो इतने में ही हमको कम से कम जान लीजिए 40% तो यहीं पे हमें समस्या का हल प्राप्त हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कविकुल गुरु कालिदास पाठ संस्कृत गद्य भारती की मैं बात करता हूँ। कविकुल गुरु कालिदास, नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविंद्र, आदि गुरु शंकराचार्य वगैरह बहुत से ऐसे पाठ हैं जिन पाठों में से क्या पूछा जाएगा आपको यह ध्यान में रखना है। तो कविकुल गुरु कालिदास पाठ जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा कि कविकुल गुरु कालिदास पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत कोई एक पैराग्राफ उठा करके दे देगा, ध्यान दीजिएगा, और उसका संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद या व्याख्या जो पूछा जाएगा वो करना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत कुल आपको विद्यार्थियों 7 नंबर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर का यह प्रश्न आता है। 7 नंबर का यह प्रश्न आता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या लिखना रहता है गद्य भारती से। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से आएगा और दूसरा प्रश्न जो होगा आपका संस्कृत गद्य भारती से ही किसी एक पाठ का सारांश पूछा जाएगा। बहुत ध्यान से मित्रों समझिएगा, किसी एक पाठ का जो है सारांश पूछा जाएगा और इस सारांश को लिखने के लिए भी कुल 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत कुल मिलाकर के 7 + 4 अर्थात 11 नंबर का प्रश्न आपका 35 नंबर में से पूछा जाएगा। 11 नंबर केवल संस्कृत गद्य भारती से आएंगे। कैसे आएंगे मैंने आपको बताया, जैसे कविकुल गुरु कालिदास पाठ, नैतिक मूल्यांकन, विश्व कवि रविंद्र और जितने पाठ है संस्कृत भाषा में, तो इन पाठों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पाठों को पढ़ने के पश्चात उसका अर्थ हमें भली भांति आना चाहिए, क्योंकि व्याख्या परीक्षा में पूछा जाएगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जिसके लिए आपको 2 + 5 अर्थात 7 नंबर दिए जाएंगे। तत्पश्चात उन्हीं पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात हिंदी में पाठ का सारांश पूछा जाएगा और पाठ का सारांश पढ़ने के लिए भी पाठ का सारांश अगर आप लिख दिए तो उसके अंतर्गत आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया आपका गद्य भारती। अब आपको संस्कृत सिलेबस पता हो गया कि संस्कृत गद्य भारती में कुल कितने नंबर से प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, 2 प्रश्न आएंगे। क्या क्या? एक व्याख्या आएगा 7 नंबर का, 2 व्याख्याएं रहेंगी जिनमें से एक व्याख्या करना रहेगा। उस एक व्याख्या के अंतर्गत आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है बात? और दूसरा जो है उसके अंतर्गत आपको 2-3 पाठ दे दिया जाएगा। उस पाठ के अंतर्गत उसी पाठ का सारांश आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और इसके अंतर्गत आपको 4 नंबर मिलेगा। तो संस्कृत गद्य भारती के अनुसार आपको कुल 7 और 4 11 नंबर मिले। अब आइए संस्कृत पद्य ट्यूशन को हम ध्यानपूर्वक समझते हैं। इस संस्कृत पद्य ट्यूशन के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का, तो एकदम ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। संस्कृत पद्य ट्यूशन के अनुसार पहला प्रश्न जो है यही रहेगा कि पद्य संस्कृत के अंतर्गत किसी एक श्लोक, 2 श्लोक दे दिया जाएगा। संस्कृत के 2 श्लोक देंगे और उन 2 श्लोकों के अंतर्गत किसी एक श्लोक का प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या के अंतर्गत आपको करना रहेगा। और उसके लिए भी 2 + 7 अर्थात 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर जो है व्याख्या पर। 2 + 5 नंबर 7 नंबर यहाँ पर भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको पाठों के बारे में बताया, एक बार फिर से मैं बता देता रहा हूँ। संस्कृत पद्य ट्यूशन के अंतर्गत जैसे आपको केवल 4 पाठ पढ़ने हैं, जैसे लक्ष्य भेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी चर्या और गीतामृतम, यही 4 पाठ पढ़ने हैं। और इन 4 पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात किसी एक किन्हीं 2 पाठों में से 2 श्लोक पूछा जाएगा और उन 2 श्लोकों में से एक श्लोक का संदर्भ, प्रसंग और हिंदी में व्याख्या करना रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको 2 नंबर संदर्भ पर और 5 नंबर जो हैं व्याख्या पे दिए जाएंगे, अर्थात 7 नंबर आपको मिले। फिर उसके बाद उन्हीं पाठों के अंतर्गत सुक्तियां कुछ पूछी जाएंगी। सुक्ति का मतलब आप विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक समझिएगा। सुक्ति का अर्थ होता है जैसे कोई श्लोक दे दिया गया और वो श्लोक 4 लाइन का है, लेकिन सुक्ति जो होती है
3 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, 4 लाइन का पूरा श्लोक हुआ और 4 लाइन के पूरे श्लोक का आपको पता है अगर अर्थ, तो सूक्ति किसे कहते हैं? प्रश्न यह उठा, सूक्ति उसे कहते हैं कि 3 लाइन आपको नहीं दिया जाएगा, केवल 1 लाइन दिया जाएगा और प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सूक्तियों का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। 4 लाइन की सूक्ति आपकी किताब में, 4 लाइन का श्लोक आपकी किताब में रहेगा, 2 लाइन का श्लोक आपकी किताब में रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सूक्ति का अर्थ ही होता है कि आधा से ज्यादा न दे करके एक छोटी सी लाइन दे देना और आपको दिमाग लगाना है कि ये सूक्ति कहाँ की है, किस पाठ की है, और इस सूक्ति की जो अदर लाइनें नहीं दी गई हैं उन लाइनों को भी ध्यान पूर्वक हमें समझ करके पूरी सूक्ति नहीं बल्कि पूरे श्लोक की व्याख्या करनी है। सूक्ति का अर्थ देते हुए पूरे श्लोक का व्याख्या भी करके हमें समझाना पड़ेगा और इसके लिए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, कुल मिलाकर के आपको 3 नंबर मिलेगा। 3 नंबर में भी डिवाइड किए गए हैं, 1 नंबर आपको संदर्भ पे और 2 नंबर जो है व्याख्या में दिया जाएगा। आइए आगे जल्दी से बढ़ते हैं कि किसी, अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा 7 और 3 10 नंबर हो गए। संस्कृत पद्य ट्यूशन के प्रश्न अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी एक प्रश्न और बचा है। उन्हीं 4 पाठों में से एक बार फिर से मैं दोहरा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे दिया है चारों पाठ संस्कृत पद्य ट्यूशन की बात की जा रही है, उसके अंतर्गत लक्ष्य भेद परीक्षा, सूक्ति सुधार, विद्यार्थी चर्या और गीता बंधन, ये 4 पाठ के अंतर्गत कोई 2 श्लोक दिया जाएगा और उन्हीं 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको संस्कृत में व्याख्या करना रहेगा। संस्कृत श्लोक के संस्कृत में आपको ध्यान दीजिएगा अर्थ लिखने रहेंगे और संस्कृत का संस्कृत में अर्थ बनाने के लिए आपको यहाँ भी कुल 5 नंबर दिए जाएंगे। अब विद्यार्थियों आपको एक बार फिर से बताने का मैं प्रयास करता हूँ कि संस्कृत गद्य भारती में कुल 11 नंबर के प्रश्न आए थे। अब आइए देखते हैं संस्कृत पद्य ट्यूशन के अंतर्गत कुल कितने अंक के आए हैं प्रश्न। तो 7 नंबर जो है संस्कृत किसी श्लोक की व्याख्या करने के लिए पूछा गया, फिर उसके बाद 3 नंबर उसी श्लोक का किसी एक लाइन देकर के व्याख्या अर्थ पूछा गया, तो वहां पर भी 3 नंबर, 7 3 10 नंबर हो गया। और उसके बाद जो है संस्कृत श्लोक का संस्कृत में ही अर्थ लिखने के लिए 5 नंबर और पूछा गया। तो 7 3 10 और 5 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा 7 3 10 पर 15 नंबर संस्कृत पद्य ट्यूशन से पूछे गए। अब ध्यान लोग मिला लेते हैं, संस्कृत पद्य ट्यूशन से 15 नंबर और संस्कृत गद्य भारती से 11 नंबर, 15 और 11 कितना हुआ, कुल 26 नंबर हो गया। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। अब हम आइए आगे बढ़ते हैं। अब संस्कृत गद्य भारती हो गया, संस्कृत पद्य ट्यूशन हो गया, अभी एक भाग बचा है जिसका नाम है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। क्या नाम है? संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत आपसे ध्यान दीजिएगा 9 नंबर के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। जैसे ध्यान दीजिएगा पूछा जाएगा, अब मैं आपको संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के अंतर्गत कुछ पाठों के नाम हैं जो 4 पाठ मुख्य रूप से इस साल आपको पढ़ने हैं। पहला पाठ है महात्मनः संस्मरणानि के आधार पर महात्मा गांधी, या पाठ का सारांश जो कुछ भी है, तो महात्मा संस्मरणानि नामक पाठ पढ़ने हैं। कारुणिको जिमूत किवाहन और यौतुका पाप संचय तथा वयम भारतीय, ये पाठ पढ़ने हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे गद्य भारती और पद्य ट्यूशन में जो पाठ पढ़े उन पाठों के अंतर्गत किसी लाइन की व्याख्या करने के लिए पूछा गया, अर्थ लिखने के लिए पूछा गया। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है तीसरे भाग की संस्कृत कथा नाटक कौमुदी की, तो यहाँ पे विद्यार्थियों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। सिलेबस की चर्चा मैं कर रहा हूँ, तीसरे भाग तक पहुँचा हूँ और मैं आपको कथा नाटक कौमुदी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, लेकिन पाठ का कहीं पर भी समझ लीजिए ना, कोई अंश ये नहीं देगा और कहेगा कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, बल्कि उस पाठ के अंतर्गत जो चरित्र हैं, चरित्रांकन किए गए हैं, जैसे जो कुछ भी कैरेक्टर हैं, उसके जो पात्र हैं, उन पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। उन पात्रों के बारे में आप लिखिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे महात्मा संस्मरणानि पाठ के आधार पर उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में सब बताया गया है। तो महात्मा गांधी जी कौन थे, क्या थे, ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा महात्मा संस्मरणानि नामक पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए। ध्यान से समझिएगा। जिमूत वाहन, कारुणिको जिमूत वाहन
कारण को जीमूत वाहना नामक पाठ के आधार पर जीमूत केतु का चरित्र चित्रण लिखिए, शंखचूड़ का चरित्र चित्रण लिखिए। ये इस पाठ के अंतर्गत पात्रों का वर्णन किया गया है, इसलिए ये पाठ पूछा, इसलिए इस पाठ के जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में पूछा जाएगा। आइए हम तीसरे पाठ में, जैसे आपको पता है यौतुक का पाप संचय, यौतुक का मतलब होता है दहेज। जो दहेज होता है वो पाप का संचय होता है, पाप को इकट्ठा करने का एक समझ लीजिए ना कारण बताया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत 2-3 कैरेक्टर जिसको कहते हैं या चरित्रांकन कहते हैं, पात्र ऐसे हैं जो बहुत ही हाईलाइटेड हैं। जैसे पूरे यौतुक का पाप संचय पाठ की एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसका नाम सुमेधा है। सुमेधा नामक एक स्त्री है। तत्पश्चात उसके ससुर और उसके पिता जो विनय और रमानाथ हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नहीं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्हीं पात्रों का चरित्रांकन पूछा जाएगा। बोले तो चरित्र चित्रण अर्थात जीवन परिचय। इसके आधार पर आपको 4 नंबर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद इन्हीं पाठों के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे संस्कृत में। जैसे पूछा जाएगा कि महात्मनः मातुः किम नाम, महात्मा गांधी जी की माता जी का क्या नाम था। महात्मनः पितुः किम नाम, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। यौतुकः कः संचयः, यौतुक क्या है, किसका संचय है, ध्यान दीजिएगा। तो पाप संचय उत्तर आएगा। तो ऐसे ऐसे कुल 2 प्रश्न यहाँ भी पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे अर्थात 4 नंबर। तो 5, 4, 9 मित्रों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल मैंने आपको सिलेबस समझाने का प्रयास किया है। संस्कृत के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझ लें और आपका जो है अगली बार से अगली कक्षा में वीडियो मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। जल्द से जल्द आप परीक्षा की तैयारी कीजिए विद्यार्थियों। तो 35 नंबर का साहित्य मैंने आपको बता दिया कि 11 नंबर जो हैं आपके गद्य भारती से पूछे जाएंगे, 15 नंबर संस्कृत पद्य व्यूसम से पूछा जाएगा और जो बचे 9 नंबर हैं वो संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से पूछे जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, पात्रों का चित्रण लिखना है और कुछ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 9 नंबर के। तो कुल मिलाकर के आपके विद्यार्थियों 35 नंबर का सिलेबस खत्म हुआ। अब आइए 35 नंबर जो है खंड ख में व्याकरण, अनुवाद एवं रचना, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। व्याकरण में पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। जैसे प्रत्याहार एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्र। भगवान शिव शंकर की उपासना करने के पश्चात इस सूत्र की प्राप्ति हुई। माहेश्वर सूत्र जैसे बोला जाता है अयुर रे एकुंग ऐ औ छै वरट लड़ ये मंगणनम झभय गणदस जब गणदस ख फ छ ठ थ झट थ प स स। ये तमाम प्रकार के जो 14 प्रकार के सूत्र हैं, इन्हीं सूत्रों के अंतर्गत प्रत्याहार परिचय ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। और उसके बाद वर्ण उच्चारण स्थान, जैसे कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, मुख के किस भाग से निकलता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, बहुत से मुख में भाग हैं, जैसे तालु है, दंत है, जिह्वा है ना, ओष्ठ है, गला है, ये सब तमाम प्रकार भाग हैं। इनसे उच्चारण स्थान कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं, इसके अंतर्गत 2 नंबर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तत्पश्चात संधि प्रकरण बहुत ही बड़ा टर्म था, लेकिन विद्यार्थियों बड़ी ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए कि बहुत से प्रश्न काट दिए गए हैं। और इसके अंतर्गत अनुसार क्या बोलते हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, आप लोगों को पता होगा, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच संधि इस बार परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा, आप वहाँ पे कम मेहनत करके डायरेक्ट हल संधि, और हल संधियों में बहुत सी संधियाँ थी, उन संधियों को भी आपसे नहीं पूछा गया है। केवल और केवल आप 2 संधि तैयार करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हल संधि के अंतर्गत केवल 2 संधि तैयार करिए। कौन कौन से मैं आपको बता दे रहा हूँ। हल संधि के अंदर 2 संधि, एक मोनुस्वार जिसको अनुस्वार संधि कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार संधि जिसको मोनुस्वार सूत्र है। मोनुस्वार और अनुस्वार से यही वर्ण समवर्ण, यही 2 संधियां आपको तैयार करनी है। और विसर्ग संधि में भी बहुत ज्यादा संधि तैयार नहीं करनी है, केवल और केवल 3 संधि पढ़ना है। एक है विसर्जनीय से स, दूसरा ससज सोरु और तीसरा है हसिच। ये 3
3 और 2 5 संधि पढ़ करके आपको, और ये 3 और 2 5 मतलब 2 विसर्ग, 2 हल संधि से 2 संधि, पहला था मनुस्वार और अनुस्वार से यही पर सवर्णम, और दूसरा जो है विसर्ग संधि में आपके 3 संधियां हैं, विसर्जनीय से ससज सोरू और हसिच, ये 3 और 2 5 संधियों के भाग को पढ़ना है और इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आपको कुल 3 अंक मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। शब्द रूप में भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग में शब्द रूप केवल आपको 3 याद करने हैं, एक पितृका, पितृ पिता का, ध्यान दीजिएगा, पितृका गो का और राजन का, पितृ गो राजन। स्त्रीलिंग में नदी, धेनु, वधु, ध्यान दीजिएगा। पुल्लिंग में पितृ गो राजन, स्त्रीलिंग में नदी, धेनु और वधु, ये 3, और नपुंसक लिंग में कुल 4 रूप याद करने हैं, वारि, मनस, किम, यद, वारि, मनस, किम, यद, ये 4 3 7 7 और 3 10, ये 10 रूप आपको तैयार करने हैं और इन्हीं 10 रूपों के आधार पे आपको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कठिन नहीं है विद्यार्थियों, बहुत ही सरल है और अभी से आप परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बहुत से विद्यार्थी लगे हुए हैं, उनको हमारी हार्दिक शुभकामना। परीक्षा में 100% नंबर प्राप्त करने का प्रयास करें और पाएं भी। और जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लगे थे, परीक्षा ध्यान दीजिएगा नजदीक है, परीक्षा कभी भी होगी, चाहे मार्च में हो, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे फरवरी से ही प्रारंभ हो जाए, परीक्षा तो विद्यार्थियों इस साल आपको देनी ही है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए, और जो कोई अभी तैयारी नहीं कर रहा है, बहुत ही एक अच्छा शुभ अवसर मिला है कि मैं आपका तैयारी करवाने का प्रयास आज से जारी कर दिया हूँ। आज जैसा कि आपको सिलेबस जानकारी दे रहा हूँ, कल से एक एक पार्ट आपको मिलते चले जाएंगे और आप घर पर बैठ करके जाड़े का आनंद लेते हुए पूरे पाठ को ध्यानपूर्वक किताब खोल करके आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, आप ध्यानपूर्वक घर बैठे पूरे पाठ को कंप्लीट करने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और चौथे पॉइंट में देखते हैं, लिखा है धातुरूप। धातुरूप भी आपको पढ़ने हैं और धातुरूप पढ़ने के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, लट, लिट, लोट, लंग तथा विदलिंग। लकारों की संख्या तो वैसे 10 है, लेकिन यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 में लगभग केवल 5 ही लकारों से काम चलते हैं और इन्हीं 5 लकारों के अंतर्गत परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभय पद तीनों में से प्रश्न आएंगे, लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जैसे परस्मैपद में भू, पा, वस, था, भू, पा, वस और स्था, तथा आत्मनेपदी में वृद्ध और जन, और उभयपद में नी, दा, ये 2 2 4 और 4 8, यही 8 रूप आपको पढ़ने हैं और इन 8 रूपों के अंतर्गत आपको 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए आगे समास पढ़ते हैं। समास में क्या क्या परीक्षा में आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। समास में अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, यही 3 समास आपको विद्यार्थी पढ़ने हैं, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, और इसके अंतर्गत भी आपको 2 अंक मिलेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं आगे कारक में क्या क्या परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। सूत्रों के आधार पर परीक्षा में कुछ ज्ञान विज्ञान के प्रश्न आएंगे, जैसे दिया गया कर्तृप्सितमं कर्म, कर्मण द्वितीया, साधकतमं करणम, कर्तृकरणीय तृतीया, कर्मणा यमभिप्रैते च संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम पाये अपादानम, अपादाने पंचमी आधारो अधिकरणम और सप्तम्यधिकरणे च। इतने सूत्रों को आपको पढ़ना है और कारक के अंतर्गत इन कारक विभक्ति प्रकरण के अंतर्गत इनके आधार पर आपको कुल 2 नंबर मिलने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं प्रत्यय में भी बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर के 6 प्रत्यय पढ़ने हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्ययों के भागों में 6 भागों में केवल पढ़ना है। पहला है त प्रत्यय, दूसरा त्वा प्रत्यय, त, त्वा, ल्यप, तुमुन, ता और अनियर प्रत्यय पढ़ने हैं। बहुत ही सरल प्रत्यय है मित्रों, हम आपको पूरा का पूरा बताने का प्रयास करेंगे, निश्चिंत रहिए। बहुत ही जल्दी पूरे पाठ्यक्रम को खत्म करके आपका ध्यान दीजिएगा 100 में से अगर 100%
100 नंबर अगर आप संस्कृत में नहीं प्राप्त किए तब आप कहिएगा पूरा जी जान लगा देंगे। कैसे आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे? कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हमारा यही सपना है कि कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको उनको पूर्णांक तक पहुंचा करके छोड़े, पूर्णांक जितना है उतना तक पहुंचा करके छोड़ेंगे। आप निश्चित रहिएगा, बस घर पे बैठ करके अच्छे से अध्ययन कीजिए, फिर देखिए वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन आप पूरा का पूरा अंक प्राप्तांक पूर्णांक सेम न करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय के बाद 8वें नंबर का जो है प्रश्न है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के आधार पर भी आपको 2 नंबर प्राप्त किए जाएंगे। फिर अनुवाद में आप जानते ही हैं हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना रहता है, इसके लिए आपको कुल मिलाकर के 2 वाक्य तो 4-5 तो दिए जाएंगे, लेकिन उसके अंतर्गत आपको 2 वाक्यों का जो है करना रहेगा। 2 वाक्य हो या 3 वाक्य हो या जो कुछ भी वाक्य दिए जाए उन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। अब आइए विद्यार्थियों हम अपने आगे के पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है निबंध। निबंध को लेकर के जैसा कि विद्यार्थियों को यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा पड़ी रहती है आखिर ऐसा कौन सा निबंध तैयार कर ले जिससे परीक्षा में वो आ जाए, तो इसके लिए भी हमारे पास दवा है। आप निश्चिंत रहिएगा। बहुत ही सरल निबंध 10 लाइन लिखने के लिए कहा जाता था परीक्षा में पहले, लेकिन अब 8 लाइन लिखिए और 8 नंबर पाइए। ऐसा परीक्षा में 8 लाइन का मतलब 8 वाक्य लिखिए, 8 वाक्यों का संस्कृत में निबंध लिखिए और उसके अंतर्गत आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध हमें लिखने हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम में पूछा गया है या दिया गया है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। और इसके लिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा पूरे संस्कृत साहित्य के इतिहास में, इस कक्षा 10 के संस्कृत साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा नंबर आपको 8 नंबर मिलने की पूरी संभावना है अगर आप अच्छे से लिखेंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध लिखे जाए तो आप विद्यार्थियों नोट कर सकते हैं कि विद्या पर निबंध परीक्षा में आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, विद्या, सदाचार, परोपकार, सत्संगति, अहिंसा, परमो धर्म, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संस्कृत भाषा या महत्व, पर्यावरण, प्रदूषण और दूरदर्शन। ये 11 महत्वपूर्ण टॉपिक निबंध के रूप में यूपी बोर्ड कक्षा 10 में पूछे जाएंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से निबंध आ सकते हैं परीक्षा में, कौन नहीं आ सकते हैं, ये तो बात की बात है। सिलेबस में इतना दिया है, मेरा बताना आपको बहुत ही फर्ज बनता है। इसके अकॉर्डिंग में आपको कौन से निबंध पढ़ाए जाए, कौन से निबंध लिखाए जाए जिसके अंतर्गत परीक्षा में आ सकता है, इसके लिए आप बने रहिएगा, आपको मिलेगा ये वीडियो में, ठीक है। अब आइए हम लोग अपने अंतिम सिलेबस के अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, जो कि ध्यान दीजिएगा संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, जिसे आपको बताया गया। पहले हिंदी का भी पूछा जाएगा, उसके बाद संस्कृत शब्दों का हिंदी में भी वाक्य प्रयोग के रूप में पूछा जाएगा और वहां पर भी आपको कुल 4 नंबर मिलने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज आपको यह ज्ञान हो गया, आज आपको यह जानकारी हो गई कि संस्कृत यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत पाठ्यक्रम के अनुसार आपके 70 नंबर के प्रश्न कहां से आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये आपको जानकारी हो गई। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम जल्द ही आप लोगों के समक्ष प्रदर्शित करेंगे। जो पहला पाठ हमारा कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ में हो सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।